हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको तीन प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे, प्रॉब्लम नंबर 6, 7 एंड 8। तीन क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8। एक करके डिस्कस करते हैं और उसको कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलेगा? शुरू करें शुरू करें। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। Profit for the year 2016-17 is rupees 10,000 after providing depreciation of 2,000। स्टार्टिंग पॉइंट लगता है हमको, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है। इनडायरेक्ट मेथड में हमको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लगेगा? दैट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें क्या करेंगे हम? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस नॉन कैश इनकम, राइट? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस नॉन कैश इनकम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? डोंट यू थिंक प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 इज सम ऑफ 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन मतलब डिप्रिसिएशन के बाद ही होना ना हमको। अरे जो प्रॉफिट चाहिए वो डिप्रिसिएशन के बाद रहेगा, तभी तो डिप्रिसिएशन हटाने के लिए हम एड बैक करेंगे ना। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट इज 10,000। डिप्रिसिएशन है 2,000। आपको नहीं लगता डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्टिविटी? हाँ जी, यस और नो बोलिए। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्टिविटी। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटी विल बी ऐड बैक। ये हो जाएगा ऐड डिप्रिसिएशन 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। एंड द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 15 आर एज फॉलो। 16 और 15 के, यहाँ 16-15 लिखा है, यहाँ पे 16-17 लिखा हुआ है। हमने आंसर में क्या लिखा है एक बार ये देखते हैं। आंसर में क्या लिया है? 16-17। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर ठीक कर लो, इसको कर लो 2017। 2017 ठीक है, ये 15 नहीं, 2016-17। 2016-17 के आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिए हुए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिए हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर रहता है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या करने बताया था मैंने? वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या बताने के लिए बताया था? एक चार्ट बनाने बताया था ना। हाँ, डिफरेंस निकाल के क्या बनाते थे हम? वर्किंग कैपिटल चार्ट। क्या बनाते थे? जवाब दो, फटाफट जवाब दो। वी यूज टू प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल चार्ट। तो वही बन जाएगा नीचे में, ये रहा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल 14 और 15, ठीक है, ध्यान से देखना। ट्रेड रिसीवेबल 14 और 15 एसेट में लिखेंगे। नीचे में थोड़ा सा लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटी, दो पार्ट में डिवाइड होगा ना ये चार्ट, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। 14-15 अभी डिफरेंस नहीं, एक बार पहले क्वेश्चन की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लो और बाद में डिफरेंस और चेंज निकालना। अभी तुरंत मत करते बैठो, ठीक है? यहाँ तक हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या लगता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी? कैन यू हेल्प मी विद दैट? क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? एक एसेट है या लाइबिलिटी है? हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट्स अ लाइबिलिटी। आरडीडी है ना, आरडीडी रिजर्व, आरडीडी है। डेटर्स को डेबिट बैलेंस है तो आरडीडी को क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है ना लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 1,200 लाइबिलिटी बोल के यहाँ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला ट्रेड पेएबल, अगेन लाइबिलिटी। ट्रेड पेएबल नीचे आ गया 13,000 और 15,000। इन्वेंट्रीज 5,000 और देखो इन्वेंट्रीज 5,000 और 8,000 क्या लागे? इन्वेंट्रीज एसेट्स है ना, एसेट्स ने ऊपर आ जाना है 5,000 और 8,000। इन्वेंट्रीज के बाद में है अदर करंट एसेट्स 10,000 और 12,000। अदर करंट एसेट्स 10,000 और 12,000। एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल 1,000 और 1,500, दैट्स लाइबिलिटी।
1000 और 1500 दैट्स लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हो जाएंगे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 और 1000 एसेट है। अक्रूड इनकम, अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड इनकम यानी कि क्या हो जानी है वो, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी क्या होगा, क्या लगता है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज योर एसेट और लाइबिलिटी। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या लागे आपको, एसेट या लाइबिलिटी? हाँ जी, जवाब दो। दैट्स योर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम इज योर लाइबिलिटी। अक्रूड नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम है यानी इनकम रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है, दैट्स योर एसेट, दैट्स योर एसेट। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये पेएबल है, जो एडवांस में आ गया उसका बेनिफिट पेएबल है, वो लाइबिलिटी है। तो एसेट एसेट में लिखना, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज भी लिखना। क्या है फिर बाद में जब डिफरेंस निकाल के चेंजेस में दिमाग लगाना है तो वो ईजी हो जाता है। चेंजेस मतलब ऐड करना है या लेस करना है, जिसको आप दूसरे वर्ड्स में इफेक्ट भी बोल सकते हो। आप बताओ डिफरेंस क्या आया, 14,000 15,000, क्या है डिफरेंस? 14 और 15 बोलो, फटाफट बोलो, क्या है डिफरेंस 14 और 15? नहीं, 1000 नहीं है, क्या बोलेंगे इसको? 1000 इंक्रीज बोलेंगे। 1000 बोलेंगे कि 1000 इंक्रीज बोलेंगे? इंक्रीज इन 1000। इसका डिफरेंस कितना है, 5 और 8, इंक्रीज बाय 3000। 10 का 12 हो गया तो 2000 से इंक्रीज, 2 का 1 हो गया तो 1000 से डिक्रीज, 3 का 1 हो गया है तो 1000 से इंक्रीज, ये 1 का 2 12 हो गया है तो 200 से इंक्रीज, 13 का 15 हो गया है तो 2 से इंक्रीज, 1 का 1.5 हो गया है तो 500 से इंक्रीज, 1000 से डिक्रीज। बेटा इंक्रीज डिक्रीज पे ध्यान रखना, इंक्रीज डिक्रीज पे ध्यान रखना, क्योंकि उस पर पूरा खेल है, ऐड करना या लेस करना है। जैसा कि ये पहला, करंट एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स बढ़े, मेरे को पता है एसेट्स बढ़े तो फायदा या नुकसान है, एसेट्स बढ़े तो फायदा या नुकसान है, जवाब दो। होना चाहिए ऐड, होना चाहिए ऐड, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दो फटाफट, लेस हो जाएगा। यस, तो अब आपको नहीं लगता ये जितने भी एसेट्स है ये भी लेस होगा, ये भी लेस होगा, ये भी लेस होगा, जितने भी इंक्रीज इन एसेट है वो सब लेस होंगे ना, सब पे लॉजिक वही लगेगा, एसेट बढ़ा है तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। फास्ट हो गया ना काम, फास्ट हो गया ना काम। और एक जुगाड़ बताता, अगर इंक्रीज लेस है तो डिक्रीज ऐड होता है ना, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। वाह, उल्टा रूल भी लगा सकते थे ना, ये लेस तो ये ऐड होगा, सिंपल। क्या लगता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट लेस है ना तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐड होगा, इंक्रीज इन एसेट लेस है ना तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐड होगा, करके देख लो। लाइबिलिटीज बड़ी है, नुकसान है, लाइबिलिटीज बड़ी है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। ये भी ऐड, ये भी ऐड, और ये इंक्रीज 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 अगर ऐड है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज लेस होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज लेस होगा। कैसे भी जुगाड़ लगाओ निकाल सकते हो, या रूल याद रख लो। एक तो याद, एक तो लॉजिक बिठाना पड़ेगा ना, एक तो बिठाना पड़ेगा, बाकी हम दूसरे उल्टे रूल लगा के दूसरे निकाल सकते, बट एटलीस्ट एक तो पता होना ना हमको, एटलीस्ट एक तो पता होना। हो गया, बस खत्म। ये पूरी इन्फॉर्मेशन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोल के ऊपर चार्ट में ले लो, आंसर आ जाएगा। ले क्या, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोल के ले ये पूरी इन्फॉर्मेशन। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, सबसे पहले एक एक करके लेते हैं, ठीक है। लेस वाले पहले ले लेते, ज़्यादा है ना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस 1000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस 1000 चलेगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज लेस 3000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज लेस हो जाएगा 3000। अगला, लेस लेस increase in other current assets 2000, less increase in other current assets, less increase in other current assets 2000, जमेगा यहाँ तक। ऐड छोड़ दो अभी, पहले लेस ले लो, पूरे पूरे लेस वाले आइटम पहले ले लो। लेस इंक्रीज इन अक्रूड इनकम 1000, लेस इंक्रीज इन अक्रूड इनकम 1000। हाँ, नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर ले रहे हैं हम, ठीक है,
और ये देखो ये आखिरी में एक और है लेस वाला, लेस डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1000, लेस डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1000, ठीक है। लेस लेस वाले पूरे हमने एक साथ ले लिए, 8000 की टोटल हो गई, माइनस कर दिए। अब ऐड वाले ले लो, ऐड वाले, ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, एक मिनट, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 1000, ठीक है। ऐड इंक्रीज इन, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या है यहाँ पे, पेन नहीं चल रहा। ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200, ऐड, जी किधर गए, ऐड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फटाफट कर दूं अब थोड़ा सा। ऐड ट्रेड पेएबल इंक्रीज 2000, और ऐड एक्सपेंसेस पेएबल इंक्रीज 500, ठीक है। जमेगा? यस और नो बोलो, हाँ या ना। आजी यस और नो, हो गया। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, विद रिस्पेक्ट टू डिप्रिसिएशन, विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उस सब के इफेक्ट ला लिए। अब क्या करना है, बैलेंस करो। 10,000 प्लस 2,000, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑपरेटिंग है 12 माइनस 8 प्लस 3,700, तो बिफोर टैक्स आ गया आपका 7,700, टैक्स माइनस कर दो तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 7,700। कितने लोग निकाल पाए इसको, रेज योर हैंड, कितने लोग निकाल पाए इसको, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस करेक्टली? 3 जन, 7,704 किए होंगे, आप हाथ नहीं उठा रहे। सुचित क्या हुआ, लॉ का क्लास नहीं हुआ क्या? हो गया, अच्छा ठीक है, छाप लो इसको फटाफट। छाप लो इसको फटाफट, फास्ट। एक काम करो ना, जूम आउट करके एक स्क्रीन में ला कर देता हूँ मैं आपको, कम से कम कैश फ्लो इनडायरेक्ट एक्टिविटी पूरा। चलो कैश फ्लो इनडायरेक्ट एक्टिविटी एक फ्रेम में, अब स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का स्क्रीनशॉट। जमता है यहां तक? बड़े आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7. What problem number 7 has to say is quite easy actually. 7 और 8 मैंने एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्टर के नाम पे डाल रखे ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन क्या मिले? मोटिवेशन। ये एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या सर? आते हैं, आते, तभी तो मैंने डाल रखे हैं। दिख रहा है बाजू में क्वेश्चन है, विजिबल एवरीवन? इज इट विजिबल? शुरू करूं? Charles Limited. Charles Limited made a profit of rupees 1 lakh after charging depreciation 20,000 on asset and a transfer to general reserve 30,000. मेरे को एक चीज बताओ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 है, जनरल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर कब हुआ होगा, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? जनरल रिजर्व में जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ होगा ये बिफोर टैक्स हुआ होगा या आफ्टर टैक्स हुआ होगा? एक सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला स्टेटमेंट पूरा साथ में पढ़ना, ठीक है। चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है,
after charging depreciation of 20,000 on asset and transfer to general reserve of 30,000. आपको नहीं लगता जनरल रिजर्व में बैलेंस टैक्स काटने के बाद ट्रांसफर होता है? जनरल रिजर्व में बैलेंस टैक्स काटने के बाद ट्रांसफर होता है, हाँ या ना? यस और नो? फाइनल प्रॉफिट जो रहता है उसमें से जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है, टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट से जनरल रिजर्व नहीं, जो फाइनल प्रॉफिट रहता है। तो एक्चुअली ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये आफ्टर टैक्स है। उसका समझ में कैसे आया? क्योंकि वर्डिंग्स यहाँ लिखी हुई थी कि इट इज आफ्टर डिप्रिसिएशन आफ्टर जनरल रिजर्व। बट ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। क्या गुडविल अमोर्टाइजेशन 7,000 है, गेन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 3,000 है, और यहाँ से देखा तो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। ये ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज 3,000 है, ट्रेड पेएबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड ये सब, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इतना इन्फॉर्मेशन वर्किंग कैपिटल चेंजेस का है, ऊपर में वो है। तो टैक्स के बारे में इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ दिया हुआ है क्या? टैक्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है दिस इज नॉट बिफोर टैक्स, दिस इज आफ्टर टैक्स, ताकि अगर टैक्स का कुछ दिया रहा तो समझे कि भाई टैक्स एडजस्ट करना है। यानी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रॉपर तरीके से आंसर निकालना चाहता हूँ ना इसका, तो प्रॉपर तरीके से आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअली क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। टैक्स कुछ है नहीं, आई अग्री, टैक्स कुछ है नहीं, बट आपको नहीं लगता कि टैक्स के बाद एडजस्ट होने वाले आइटम्स पहले एडजस्ट हो जाने चाहिए? जैसा टैक्स आपका टैक्स एडजस्ट होता है वैसा ही रिजर्व भी टैक्स के बाद ही एडजस्ट होता है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं रिजर्व, जनरल रिजर्व, सॉरी डाउटफुल डेट नहीं, जनरल रिजर्व, मेरे को पता जनरल रिजर्व इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व इज नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, और जनरल रिजर्व इज, एक मिनट, जनरल रिजर्व नॉन ऑपरेटिंग नॉन एक्सपेंसेस है कि जनरल रिजर्व इज द प्रॉफिट सेट असाइड है? जनरल रिजर्व इज एन एक्सपेंस और अ प्रॉफिट सेट असाइड? डोंट यू थिंक दैट्स अ प्रॉफिट सेट असाइड? वो खर्चों में एडजस्ट नहीं होता, वो खर्चों में एडजस्ट नहीं होगा, इट विल बी एडजस्टेड हियर, जनरल रिजर्व विल बी एडजस्टेड हियर। इसको ऐड करेंगे जनरल रिजर्व विद टैक्स रहता ना, अगर टैक्स रहता तो मैंने टैक्स ऐड किया रहता, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, टैक्स जीरो है, बट जनरल रिजर्व यहाँ एडजस्ट करेंगे, जिससे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना है, बिफोर टैक्स पे आना है, तो अगर वो बिफोर टैक्स है तो उसमें जनरल रिजर्व एडजस्ट हुआ होगा क्या? नहीं। तो जनरल रिजर्व का इफेक्ट हटाना है, और रिजर्व क्रिएट करना है मतलब प्रॉफिट कम करना है, रिजर्व क्रिएट करना है मतलब प्रॉफिट कम करना है, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एक मिनट, रिजर्व क्रिएट करना यानी प्रॉफिट कम करना है ना? रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, इट्स काइंड ऑफ रिडक्शन इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी, वो लेस होना चाहिए, प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ये समझा क्या? जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। और वो ऐड कहाँ करेंगे? एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करेंगे, यू हैव टू ऐड इट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स के फिगर पे, क्या, ताकि आप बिफोर टैक्स के फिगर पे आ सको। नीचे से जा रहे हैं ना, आफ्टर टैक्स की फिगर है, पहले जनरल रिजर्व एडजस्ट होगा, उसके बाद टैक्स, और उसके बाद तेरे को बिफोर टैक्स मिलेगा। ये समझा क्या? जैसा प्रपोज डिविडेंड बताया था, प्रपोज डिविडेंड भी टैक्स के बाद बढ़ता है, डिविडेंड भी टैक्स के बाद बढ़ता है ना, तो वो ऊपर एडजस्ट होता है। उसी तरह जनरल रिजर्व भी टैक्स के बाद बढ़ता है, वो ऊपर एडजस्ट होता है। आपके स्कूल वाले यहाँ एडजस्ट करवाएंगे, एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट करवाएंगे, वो सही है या गलत है? अगर मैंने जनरल रिजर्व एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट किया है तो क्या लगता है, वो सही है या गलत है? जवाब दो। जनरल रिजर्व अगर मैंने एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट किया तो क्या लगे, सही है या गलत है? दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट, आप नहीं कर सकते वैसा। समझा क्या? बोलो हाँ या ना। बढ़ो आगे यहाँ से, बढ़ो आगे। अगला एक्सपेंसेस तक हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व एडजस्ट हो गया, जनरल रिजर्व 30,000 का एडजस्ट कर लिया,
बट डोंट यू थिंक 20,000 का डिप्रिसिएशन भी है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दो, ऐड डिप्रिसिएशन हो गया। अब चेंजेस इन वर्क, और उसके बाद में गुडविल अमोर्टाइजेशन है। गुडविल अमोर्टाइजेशन वो 7,000। क्या लगता है गुडविल अमोर्टाइजेशन खर्चा है? खर्चा लेस होना चाहिए ना। गुडविल अमोर्टाइजेशन इज एन एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? गुडविल अमोर्टाइजेशन इज एन एक्सपेंस, बोलो यस और नो। गुडविल अमोर्टाइजेशन होना चाहिए लेस, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड गुडविल अमोर्टाइजेशन 7,000 ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना? अरे बोला यस और नो, यस और नो। बढ़ू आगे यहां से। अगला क्या हो जाएगा गुडविल अमोर्टाइजेशन के बाद? गुडविल अमोर्टाइजेशन के बाद अगला क्या होगा? गुडविल अमोर्टाइजेशन के बाद नेक्स्ट सेल ऑफ मशीनरी ₹3,000। मशीनरी बेच दी, इनकम, इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके लेस। ये नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है ये ना, मशीनरी इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लास मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि अमोर्टाइजेशन मतलब क्या? तो बेटा जो टैंजिबल एसेट होते हैं, ध्यान से सुनना, जो टैंजिबल एसेट होते हैं वो डिप्रिशिएट होते हैं। जो टैंजिबल एसेट होते हैं उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जो इनटैंजिबल एसेट है उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। कुछ नहीं है, इट इज अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ। ये जैसा डिप्रिसिएशन है वैसा अमोर्टाइजेशन है। बट जो टैंजिबल एसेट है उस पर टर्म यूज किया जाता है डिप्रिसिएशन, और जो इनटैंजिबल एसेट है उस पर टर्म यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन। क्लियर है क्या? तो अमोर्टाइजेशन इज नॉन कैश, जैसा डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर वैसे अमोर्टाइजेशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। गुडविल कितने से माइनस हो जाएगा? सॉरी, सेल ऑफ मशीनरी -3,000। जमेगा यहां तक? बोलो हाँ या ना। अब वो नीचे में जो पैराग्राफ है, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज। क्या लगता है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बोलो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एसेट बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस ना, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बोलो हाँ या ना? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अगला क्या है उसके बाद में? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल हैज एन इंक्रीज ऑफ 6,000। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ी, लाइबिलिटीज बढ़ी तो क्या है? नुकसान है, लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लाइबिलिटीज बढ़ी है तो नुकसान है, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे हम? ऐड, ये हो जाएगा ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 6,000। क्लियर है क्या? अगला क्या है उसके बाद में? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, मेरे को बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंस यानी क्या, एसेट या लाइबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, एसेट या लाइबिलिटी? प्रीपेड, एनीथिंग प्रीपेड, प्रीपेड रिसीवेबल बेनिफिट, एसेट है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय ₹200। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर 200 से बढ़ गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 से बढ़ गए, एसेट बढ़ गए 200 से, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज कम हुई, लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा या नुकसान है? बोलो, लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा या नुकसान है? ऐड होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? आई होप समझ में आया आप लोगों को। हो गया, प्लस माइनस कर लो, विल गेट योर आंसर। 1,00,000 प्लस 30,000, 1,30,000 हो गया, इसको प्लस माइनस करो तो ये आएगा आपका 1,54,000, मतलब 1,30 प्लस 27 माइनस 3, 1,54,000। और ये प्लस माइनस करोगे, ये कहाँ से आ गया नया? ये करोगे तो आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, एक मिनट,
वो आ गया आपका 1,54,000 लेस इनकम टैक्स पेड, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आ गया 1,54,800, 1,54,800। जमता क्या? हाँ या ना? कितने लोग कर पाए थे इसको मेरे बताने से पहले? हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस करेक्टली? स्पेशली द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, adjustment of general reserve properly. Anyone? है कोई? माइका लाल? माइका लाल मतलब मम्मी का लाडला, ठीक है, गाली नहीं है वो, गाली नहीं, इट्स नॉट अ बैड वर्ड। नहीं तो सर आपने तो हमको गाड़ी नहीं दी। नो वन? ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो। समझाए क्या बेटा, करेंगे कैसे? यस और नो? बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8। चला आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 8 पे। सभी का ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झट को स्ट्रेट बैठो। इजी है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत इजी है ना। ऐसे इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो समझ लेना आपकी पूरी बैच ने मिलके बहुत सारे पुण्य कमाए थे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट अ नेट प्रॉफिट, नेट इनकम ऑफ ₹5 lakh for the year ended 31st March 2017. Depreciation for the year is 2 lakh. There was a profit of 50,000 on the assets sold, which was transferred to profit and loss statement. Trade receivable increased during the year 40,000. Trade payable also increased by ₹60,000। खाता इतने कम एडजस्टमेंट है, इतने कम एडजस्टमेंट है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 8? इससे बेहतर तो कॉन्फिडेंस बूस्टर हो नहीं सकता। आंसर भी दिया हुआ है नीचे। कितने लोगों ने सॉल्व किया है, जवाब दो, रेज योर हैंड। नहीं, अभी दो, समय दो, अभी सॉल्व करोगे? समय दो, अभी करोगे सॉल्व? अभी अभी दो, 2.5 मिनट का टाइम दो सॉल्व करने के लिए। सर जाओ ना, सर जान दो ना, कर दो ना, साल खत्म करो ना, ऐसा कुछ है क्या? एक भी नहीं बोल रहा, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व। जो रिकॉर्डेड देख रहे, इफ दे वांट टाइम दे कैन पॉज द वीडियो टू सॉल्व दिस। बाकी जो लाइव है चलने दो मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो। क्या होने वाला है? आनंद लिमिटेड हैज शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹5 लाख। इसमें क्या होना है? नेट प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। एक्सपेंसेस को ऐड करना है, इनकम को लेस करना है। नीचे में यहाँ कहीं तो भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है? 2 लाख। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन नो ऐड कर दो यहाँ पे 2 लाख से। एंड देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। आपको नहीं लगता प्रॉफिट ऑफ 50,000 नॉन ऑपरेटिंग गेन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50,000 रुपए। एंड ट्रेड हो गया वहां तक। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगला क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, क्या लागे आपको? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है यानी कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैं कहता हूँ एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो फायदा है या नुकसान है? फायदा है ना, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? फायदा है, आपने ही बोला फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000। अगला क्या है? ट्रेड पेएबल ऑल्सो इंक्रीज बाय 60,000। मेरे को बताओ, ट्रेड पेएबल यानी लाइबिलिटी बढ़ी है तो फायदा है या नुकसान है? बोलो। ट्रेड पेएबल यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी है तो फायदा है या नुकसान है? बोलो। नुकसान है, लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। 60,000 ऐड हो जाएगा, 60,000 ऐड हो जाएगा। समझा क्या? खत्म, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया हमने। कर लो, 5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000 योर नेट प्रॉफिट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 6,50,000 प्लस 20,000।
6,70,000 लेस टैक्स 0 हो गया, आंसर आ गया। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, दमखम था क्या कि एकदम लुलू पूछू था? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? अरे ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे करोगे? जमेगा यहां तक? बोलो बेटा, जमेगा यहां तक? कोई डाउट? एनी डाउट? Yes or no? Do you guys have any doubt? So this was all about your calculating cash flow from operating activity. What about financing and investing? That will start from tomorrow. कल से पढ़ेंगे, कल से देखेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना, बट दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम टुमारो। आज यहीं रुकते, कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, विल मीट टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ जी। एक मिनट, वो एनपीओ के बारे में मैं बात करता हूँ। इस चैप्टर में डाउट नहीं है ना कोई? चले बाय।